नमस्कार, बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना शर्मा। आज का जो हमारा टॉपिक है, आई थिंक टॉपिक नहीं कहना चाहिए, इट इज़ अ डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन कि क्यों आपको ज्योतिष में यानी कि एस्ट्रोलॉजी में विश्वास करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि एस्ट्रोलॉजी में विश्वास करते हैं, कुछ नहीं करते हैं और कुछ बीच में हैं, यानी कि उनको समझ में ही नहीं आता कि भाई हम करें या ना करें। तो ये पूरा वीडियो आप सबके लिए है, बिकॉज इन द एंड ऑफ दिस वीडियो यू विल गेट टू नो कि आपको ज्योतिष में क्यों विश्वास करना चाहिए और किस हद तक करना चाहिए। जैसे मैंने कहा, इन द एंड यू विल गेट टू नो कि मैं कौन से बाउंड्री की बात कर रही हूँ, कि क्यों किस हद तक की मैं बात कर रही हूँ। इन सारी चीज़ों के ऊपर हम बात करेंगे। और क्यों ये वीडियो बनाया जा रहा है, क्योंकि हाल फिलहाल में एक बहुत ही फेमस यूट्यूबर ने एक वीडियो डाला जिसमें कहा गया दैट एस्ट्रोलॉजी इज़ अ बिग फ्रॉड इंडस्ट्री। दूसरा सवाल ये उठता है कि ये वीडियो ना तो किसी एस्ट्रोलॉजर के सपोर्ट में है और ना ही किसी प्रेडिक्शन के सपोर्ट में है, क्योंकि इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ आपको ये समझाने की कोशिश मैं कर रही हूँ कि एस्ट्रोलॉजी पर आप क्यों विश्वास करें और किस हद तक करें। यानी कि अगर कोई इन्फॉर्मेशन आपको फैक्ट्स के साथ दी जाती है, लॉजिक्स के साथ दी जाती है, तो मैं उसे गलत नहीं मानती, लेकिन उसका जवाब दिया जाना ज़रूरी है विद फैक्ट्स। यानी कि मैं इस वीडियो में आपसे बिल्कुल ऐसी बातें नहीं करने वाली हूँ कि भाई ज्योतिष तो हमारे हिंदुस्तान की धरोहर है और कोई इसके बारे में ऐसी बातें कैसे कर सकता है। मैं आपको विद रिसर्च और विद फैक्ट्स ये चीज़ समझाऊंगी, बताऊंगी कि भाई क्यों एस्ट्रोलॉजी में विश्वास करें। मेरे ख्याल से ज्योतिष जो है आज की तो पढ़ाई नहीं है, जाहिर सी बात है, ये साइंस बहुत पुरानी है। अब कुछ लोग कहेंगे ये साइंस नहीं है, तो मुझे ऐसा लगता है साइंटिफिकली ट्रू इज़ अ वेरी प्रॉब्लमेटिक टर्म। यानी कि अगर कोई चीज़ साइंटिफिकली ट्रू नहीं है तो क्या वो चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती। फिर तो यानी कि बहुत सारे सब्जेक्ट्स ऐसे होंगे जो हमें शायद अपने एकेडमिक्स में से निकाल देने चाहिए। लेकिन मैं खुद रिसर्च की स्टूडेंट रही हूँ और हमें यही पढ़ाया गया है कि आज की तारीख में भी सिर्फ और सिर्फ जितने भी प्रोसेसेस हो रहे हैं, जितने भी प्रक्रियाएं हो रही हैं हमारे आसपास या हमारे खुद के अंदर, हम सिर्फ 25% जानते हैं। अभी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो एक्सप्लोर करना बाकी है, जिनके ऊपर रिसर्च चल रही है। अभी हमें नहीं पता कि वो कैसे प्रोसेसेस हो रहे हैं। तो क्या वो नहीं है? क्या वो प्रक्रियाएं नहीं हो रही हैं? क्या वो चीज़ें एग्जिस्ट नहीं करती? सिर्फ और सिर्फ इतना है कि हमें रिसर्च करना बाकी है। हमारी जो ये पढ़ाई है, ये बहुत पहले ऋषि मुनि, आप जानते हैं कि महाभारत काल में भी इस बात की प्रेडिक्शन हो गई थी कि सूर्य ग्रहण पड़ने वाला है। जिस चीज़ को साइंटिस्ट आज उसकी पढ़ाई कर रहे हैं, आज ये कैलकुलेशन हम कर पाते हैं कि भाई सूर्य ग्रहण कब पड़ने वाला है, उसकी कैलकुलेशंस आज की जाती हैं। लेकिन सोच के देखिए, महाभारत काल का समय कितना पुराना है। तो द्वापर युग में इस चीज़ की प्रेडिक्शंस हुई थी कि भाई सूर्य ग्रहण कब पड़ने वाला है, चंद्र ग्रहण कब पड़ने वाला है। दैट मीन्स कि उस समय पर भी उन लोगों को वो जानकारियाँ थीं, उन एस्ट्रोलॉजर्स को या उन ऋषि मुनियों को वो जानकारियाँ थीं। हाँ, एक समय के बाद, कुछ एजेस के बाद जो इन्फॉर्मेशन होती है उसे मोल्ड कर दिया जाता है, उसे कहानियों के फॉर्म में बताया जाता है, इसीलिए चीज़ें मोल्ड हो जाती हैं, लोगों के समझने का तरीका बदल जाता है। लेकिन जो फैक्ट्स हैं वो वही के वही रहते हैं, जो कैलकुलेशंस हैं वो वही की वही रहती हैं। अब क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि मैं इस तरह की बातें नहीं करूँगी और मैं बिल्कुल फैक्ट्स के ऊपर बात करूँगी, तो भाई एस्ट्रोलॉजी और एस्ट्रोनॉमी को समझते हैं। एस्ट्रोनॉमी वो फील्ड है जो कि वो साइंस है जो कि आपको बताती है स्टार्स, कॉन्स्टलेशंस, प्लैनेट्स के बारे में, सोलर सिस्टम के बारे में, राइट। और ये पूरी तरह से साइंटिफिक है। एस्ट्रोलॉजी एक ऐसा टर्म है, एक ऐसी पढ़ाई है जो आपको अगेन स्टार्स के बारे में, कॉन्स्टलेशंस यानी कि नक्षत्रों के बारे में, प्लैनेट्स के बारे में, ग्रह गोचर के बारे में समझाती है। और एस्ट्रोलॉजी ये कहती है कि इन सब का असर हमारे ऊपर पड़ता है। लेकिन साइंस कहता है कि भाई इतनी दूर बैठा प्लैनेट हमारे ऊपर कैसे डाल सकता है असर, या उसका हमारी डे टू डे लाइफ पर कैसे असर पड़ सकता है। अब ये चीज़ हम ऐसे समझते हैं, अगर एक पौधा आप लगाएं, पौधे को सूरज की किरणें भी चाहिए और चंद्रमा की किरणें भी चाहिए, क्योंकि हर एक प्लांट में एक बायोलॉजिकल क्लॉक होती है जिसकी वजह से सूरज की किरणें और चंद्रमा की किरणें दोनों ज़रूरी होती हैं। तो एक प्लांट को, जो कि एक लिविंग है, उसको सूरज भी चाहिए, चांद भी चाहिए। दैट मीन्स सूरज की एनर्जी और चांद की एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ के लिए, राइट। सिमिलरली
अगर आप जानते हैं कि एक दिन सूरज ना निकले, 2 दिन सूरज ना निकले या कुछ घंटे सूरज ना निकले तो हमारी ज़िंदगी कैसे प्रभावित होती है। सूरज तो बहुत दूर बैठा है लेकिन हमारी डे टू डे लाइफ पर असर डाल रहा है। बहुत प्रैक्टिकल सी बात है, इसमें मेरे ख्याल से साइंस इस चीज़ को नकार नहीं सकता। अब दूसरी चीज़ हम बात करते हैं चंद्रमा की। अब चंद्रमा के बारे में मैं बहुत डिटेल में बात करने वाली हूँ, क्योंकि हमारे बहुत सारे व्रत, उनका जब हम व्रत को संपूर्ण करते हैं तो हम चंद्रमा को अर्घ देते हैं। यानी कि ज्योतिष में बहुत सारी, ज्योतिष में नहीं, हमारे शास्त्रों में बहुत सारी कहानियाँ ऐसी हैं जो कि चंद्रमा से जुड़ी हुई हैं। और कहीं ना कहीं पे आप देखिए चंद्रमा के लिए ना बहुत इम्पॉर्टेंट है कि कहते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स, ये साइंटिफिक है, ग्रेविटेशनल फोर्स जब पड़ता है तो पृथ्वी पर जल तत्व प्रभावित होता है। ज्योतिष में चंद्रमा को जल तत्व का कारक और साथ में हमारे मन का कारक कहा गया है। मैं इस चीज़ को प्रूव करूंगी कि क्यों मन का कारक कहते हैं। तो मैंने कहा चंद्रमा का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से पृथ्वी पर जल तत्व प्रभावित होता है, हाई टाइड्स आती हैं। लेकिन हमारे बॉडी के अंदर अगर 72% वाटर है तो वो लिक्विड या वो पानी क्यों नहीं प्रभावित होगा। इनफैक्ट हमारी बॉडी छोड़िए, हर एक सेल, शायद बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ सेल ही है ना, जो कि हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में है, चाहे जानवर हो, चाहे ह्यूमन बींग्स हो, चाहे प्लांट्स हो। तो बीच में न्यूक्लियस, आसपास साइटोप्लाज्म विच कंटेन 70% ऑफ फ्लूइड विच इज द साइटोप्लाज्म। तो जब फ्लूइड इफेक्ट ही हो रहा है तो सेल क्यों नहीं इफेक्ट होगा। दैट मीन्स जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसकी वजह से हर एक सेल प्रभावित होता है, क्योंकि वो लिक्विड है उसमें। अब जैसे मैंने कहा था कि ज्योतिष में यहाँ तक भी हम समझ सकते हैं, लेकिन ज्योतिष में चंद्रमा को मन का कारक क्यों कहा गया है। मसारू इमोटो एक जापानीज साइंटिस्ट थे जिन्होंने नैनो टेक्नोलॉजी पर रिसर्च करी और नैनो टेक्नोलॉजी के ज़रिए उन्होंने रिसर्च से ये पता लगाया कि जो ह्यूमन कॉन्शियसनेस है उसका बहुत गहरा असर पड़ता है वाटर मॉलिक्यूल्स के ऊपर ना। दूसरी बात, एक टर्म यूज़ किया जाता है ल्यूनाटिक्स। ल्यूनाटिक्स का मतलब होता है अ पर्सन हु इज़ मेंटली नॉट स्टेबल। यानी कि एक पागल इंसान के लिए ल्यूनाटिक वर्ड क्यों यूज़ किया गया है, जबकि लूनर का मतलब मून है, राइट, यानी कि ग्रीक वर्ड से लिया गया है और लूनर का मतलब मून होता है। तो चंद्रमा और पागल इंसान का क्या कनेक्शन है यहाँ पर। तीसरी बात, NCBI में एक रिसर्च पब्लिश हुई थी जिसमें कि ये कहा गया था कि ह्यूमन साइकोलॉजी के ऊपर और जो एनिमल बिहेवियर और ह्यूमन बिहेवियर्स होते हैं उसके ऊपर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है चंद्रमा की साइकिल्स का, यानी कि ल्यूनर साइकिल्स का। और ख़ास तौर पर इसका असर काफ़ी सारी चीज़ों पर पड़ता है। मैं यहाँ पे लिंक दे रही हूँ NCBI के इस रिसर्च को, और आई थिंक इस प्लेटफॉर्म पर अगर कोई रिसर्च पब्लिश होती है तो उसके लिए कोई प्रूफ की ज़रूरत नहीं है। मुझे लगता है कि इट इज़ आई थिंक वेरी मच ऑथेंटिक। दूसरी बात यह है कि जैसे मैंने कहा कि चंद्रमा हमारे मन का कारक है। मोस्टली पागल खानों में ये रिसर्चेस भी कई सारी हुई और कई सारे पागल खानों में जो चंद्रमा यानी कि पूर्णिमा तिथि आती है उस पर सुसाइडल केसेस जो हैं वो रजिस्टर किए जाते हैं सबसे ज़्यादा। आई थिंक विच इज़ वन मोर पॉइंट कि चंद्रमा जब बढ़ता है और घटता है उसका सीधा सीधा असर हमारे मन पर पड़ता है। इसीलिए एकादशी का फास्ट किया जाता है, इसीलिए पूर्णिमा से 4 दिन पहले एकादशी का व्रत रखा जाता है, क्योंकि आप अपने जो वाटर वेरिएबिलिटी है, राइट, उसको कंट्रोल कर सकें, जिसकी वजह से आप अपने इंद्रियों को कहीं ना कहीं पे बैलेंस कर सकें, इंद्रियों को कंट्रोल में कर सकें। ये तो अब बात आप सब जानते हैं ना कि 5 कर्मेंद्रियों और 5 ज्ञानेंद्रियों के बारे में हम सभी जानते हैं, राइट। तो कहीं ना कहीं पे इन सभी चीज़ों को बैलेंस करने के लिए एकादशी का व्रत किया जाता है। और फास्टिंग इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है ये आई थिंक इसको मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। ये भी चीज़ें NCBI में ऑलरेडी पब्लिश हो चुकी हैं और ख़ास तौर पे सी एलिगेंस के ऊपर रिसर्च किया गया था, जिसमें कि ये पता लगता है कि ख़ास तौर पे जब हम फास्टिंग करते हैं तो उस समय पर हमारे बॉडी के डेड सेल्स खत्म होते हैं और नए सेल्स बनते हैं। दूसरी चीज़, ये बात हुई सूर्य और चंद्रमा की। बात करते हैं मार्स इफेक्ट की। अगर आप गूगल पर मार्स इफेक्ट डालेंगे तो आपको माइकल गोकुलिन, जो कि एक फ्रेंच साइकोलॉजिस्ट थे, उनका काफ़ी सारा रिसर्च वर्क आपके सामने आएगा और उन्होंने बहुत सालों तक काम करने के बाद
ये पता लगाया कि मंगल का किस तरह से इफ़ेक्ट हमारे बॉडी पर पड़ता है, इनफैक्ट हमारी ज़िंदगी पर पड़ता है। ही वॉज अ वेरी फेमस एस्ट्रोलॉजर ऑल्सो। तीसरी चीज़, अगर हम बात करें सैटर्न की यानी कि शनि के लिए जो दान बताया जाता है या शनि से जुड़ी हुई जो बहुत सारी कथाएं हैं वो आज से नहीं बनी हैं, वो बहुत पुराने ज़माने से हैं। और सैटर्न का जो कोर है वो आयरन से बना हुआ है, राइट। तो कहीं ना कहीं पे ये जो बातें हैं ये आज की नहीं है, ये बहुत पहले ऋषि मुनियों ने पहले ही बता दी थी कि आप शनि के लिए लोहे का दान करेंगे तो आपका शनि जो है वो शांत होगा। तो मैं अब आपसे कुछ ऐसे लोगों की बात करूंगी जो बहुत फेमस साइंटिस्ट भी थे और साथ में एस्ट्रोलॉजर भी थे। अब ये वाला कॉम्बिनेशन थोड़ा डिफिकल्ट लगता है नहीं सुनने में। तो आर्यभट्टा का अगर नाम लिया जाए तो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि ये कौन थे। आर्यभट्टा को फादर ऑफ एल्जेब्रा भी कहा जाता है। इन्होंने बहुत गहरा कोरिलेशन बताया था मैथमेटिक्स में और एस्ट्रोनॉमी में। इसके अलावा इन्होंने अप्रॉक्सीमेशन दिया था पाई का। आर्यभट्टा वॉज अ वेरी फेमस मैथमेटिशियन एंड एस्ट्रोनॉमर और उसके साथ साथ एस्ट्रोलॉजर भी थे। क्यों वो एस्ट्रोलॉजी की पढ़ाई करते थे? क्योंकि वो तो साइंटिस्ट थे, उन्हें तो मैथमेटिक्स बहुत अच्छा आता था, तो क्यों उन्हें एस्ट्रोलॉजी में विश्वास हुआ। लेकिन आर्यभट्टा जो थे वो आप सभी जानते हैं कि शायद इंडिया के बहुत ही फेमस एस्ट्रोनॉमर, मैथमेटिशियन और एस्ट्रोलॉजर भी थे। तो अब भाई बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो शायद ये कहते हैं कि ये जो एस्ट्रोलॉजी है, ज्योतिष है, ग्रह गोचर है, इसका असर सिर्फ इंडिया के लोगों के ऊपर ही क्यों होता है? क्यों यही लोग डरते हैं? बाहर के लोग जो यूरोप में रहते हैं, जो अमेरिका में रहते हैं और अलग अलग देशों में, फॉरेन कंट्रीज़ में रहते हैं, इनके ऊपर इसका असर क्यों नहीं पड़ता? ये लोग क्यों नहीं मानते? तो आपको बता दूं, जोहानेस केपलर, अगर आपने नाम सुना हो तो बहुत ही फेमस जर्मन मैथमेटिशियन थे। इन्होंने डिस्कवरी की थी लॉज ऑफ प्लैनेटरी मोशन की, लेकिन ये साथ में एस्ट्रोलॉजर भी थे। ये अपने बॉस के लिए यानी कि रोमन एम्परर रुडोल्फ II के लिए ये एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शंस दिया करते थे। और जोहानेस केपलर ने, क्योंकि वो एस्ट्रोनॉमर और एस्ट्रोलॉजर दोनों थे, उन्होंने ये कोट किया था कि मुझे एस्ट्रोनॉमी का मोटिवेशन काफ़ी हद तक एस्ट्रोलॉजी की पढ़ाई से मिला। तो आप समझ सकते हैं कि एस्ट्रोलॉजी का असर सिर्फ इंडिया तक यानी कि हमारे भारतवर्ष तक ही सीमित नहीं है। अलग अलग देशों में, चाहे यूरोप हो चाहे यूएस हो, अलग अलग देशों में अलग अलग रिसर्चेस हुई। इसके अलावा अलेक्जेंडर बॉक्सर एक बहुत ही फेमस ये फिजिसिस्ट थे जिन्होंने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था अ स्कीम ऑफ हेवन। इसको भी आप पढ़ सकते हैं। इसमें भी कई सारी ऐसी जानकारियाँ आपको मिलेंगी जिससे आपको पता लगेगा कि एस्ट्रोलॉजी का इन डेप्थ या उसका हिस्ट्री क्या है। दूसरी चीज़, एक और बहुत फेमस राइटर थे, इनका नाम था रिचर्ड टार्नास। इन्होंने एक बुक लिखी थी कॉस्मोस एंड साइकी, और ये जो बुक थी ये काफ़ी हद तक स्टडी थी अलाइनमेंट ऑफ आउटर प्लैनेट्स एंड मेजर इवेंट्स इन ह्यूमन एंड हिस्ट्री। तो कहीं ना कहीं पे आपको ये सारी बुक्स पढ़ के पता लगेगा कि पहली बात तो एस्ट्रोलॉजी सिर्फ इंडिया तक सीमित नहीं है, सिर्फ भारत तक सीमित नहीं है। दूसरी बात, ज्योतिष के ऊपर आज से नहीं बहुत समय से रिसर्चेस हुई हैं, और ये चीज़ तो साइंस में भी हम देखते हैं। अलग अलग रिसर्चेस में ऐसा होता है कि एक साइंटिस्ट किसी चीज़ को प्रूव करता है, फिर उसको कोट किया जाता है। दैट मीन्स उसको उसकी काउंटर पार्ट में अलग अलग थ्योरीज निकलती हैं। तो कहीं ना कहीं पे हम सब जानते हैं कि एस्ट्रोलॉजी जो है उसका बेस क्या है? उसका बेस है कैलकुलेशन। लेकिन हाँ, जैसे मैंने आपसे पहले कहा था कि आज के समय में चीज़ें मोल्ड हो चुकी हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि आपको अलग अलग तरह की बातें बताते हैं। अब जाहिर सी बात है, अगर आपसे कोई कह रहा है कि भाई आप समोसे के साथ चटनी खाइए या एनीथिंग, राइट, कुछ भी आपसे कह रहा है, तो आपको भी आप क्यों अपने ज्ञानेंद्रियों के चक्षु बंद कर लेते हैं और हर किसी की बात को मान लेते हैं? आपको भी लॉजिकल एक्सप्लेनेशन ज़रूर मांगना चाहिए कि भाई इन सभी चीज़ों का कनेक्शन मेरे फ्यूचर के साथ कहीं कोरिलेट नहीं होता है। तो अगर एक ब्राह्मण गंगा जल में ये कहकर डुबकी लगाता है कि मेरे पाप धुल जाएंगे, तो उसे अंधविश्वास के साथ जोड़ा जाता है। वहीं दूसरी तरफ गंगा जल के ऊपर अगर रिसर्च होती है और ये पता लगता है कि इसमें बैक्टीरियोफेजेस हैं, जो कि एक तरह के वायरसेस होते हैं जिससे कि बैक्टीरिया की ग्रोथ नहीं हो पाती। पूरे विश्व में जितनी नदियां हैं
उनमें से सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन यानी कि 25% ज़्यादा ऑक्सीजन गंगा जल में पाई जाती है, तो उसे साइंस का नाम दिया जाता है। MDR करके एक डिसऑर्डर है जिसे कहा जाता है मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस डिसऑर्डर। जब आप बहुत ज़्यादा दवाइयाँ लेते हैं तो उसके बाद दवाइयों का असर होना बंद हो जाता है आपकी बॉडी पर। उस बीमारी को क्योर करने के लिए, उस बीमारी को ठीक करने के लिए गंगा जल का इस्तेमाल आज की डेट में साइंटिस्ट कर रहे हैं। इस पर लगातार रिसर्च हो रही है, तो इस चीज़ को साइंस का नाम दिया जाता है। तो आप समझ के देखिए कि किस तरह से चीज़ों को मोल्ड किया जाता है, किस तरह से जो हमारी पहले की बातें थी, यानी कि जो ऋषि मुनियों ने पहले ही बता दी थी कि भाई गंगा जल एक होली वाटर है, एक बहुत ही पवित्र जल है, लेकिन उस चीज़ को पहले नहीं माना गया। लेकिन आज की डेट में जब रिसर्च हो रही है तो पता लग रहा है कि क्यों इसे होली वाटर कहा जा रहा है, क्यों ये जल, क्यों ये पानी इतना ज़्यादा पूजनीय है। तो अब इन सारी बातों के ऊपर एक बहुत बड़ा सवाल ये है कि हम सब जानते हैं कि हमें कर्म प्रधान होना चाहिए। इनफैक्ट हर एक क्षण में हम एक कर्म करते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता में भी यही समझाया था अर्जुन को कि हर इंसान को कर्मों के अनुसार ही उसका फल मिलता है। तो फिर ज्योतिष की ज़रूरत क्यों है, फिर उस सुप्रीम पावर की ज़रूरत क्यों है? तो आप समझ के देखिए कि भगवान को या अपने ईष्ट को या जिस भी रूप में आपने भगवान को, सुप्रीम पावर को बांध रखा है जिस भी रिश्ते में, उनसे अगर आप ये कहेंगे कि भगवान कल मुझे गाड़ी दे दीजिए, भगवान कल मुझे घर दे दीजिए बहुत बड़ा, कल मेरी नौकरी लगवा दीजिए, तो क्या भगवान उसे पूरा करेंगे? मेरे ख्याल से हर उस चीज़ को पाने के लिए जो आप चाहते हैं आपको कर्म करना ज़रूरी है। अगर खाना सामने रखा है तो शायद जब तक आप हाथ नहीं उठाएंगे खाना आपके मुंह में नहीं जाएगा। तो हर एक काम को करने के लिए आपको कर्म करना पड़ेगा, लेकिन उस कर्म को करने के लिए जो शक्ति आप चाहते हैं, जो पावर आप चाहते हैं, वो आपको स्पिरिचुअलिज्म से मिलती है, वो आपको सुप्रीम पावर से मिलती है, जो उस ईष्ट से मिलती है। और ज्योतिष जो है आपको हमेशा एक रास्ता दिखाता है। समझ रहे हैं आप? तो कहीं ना कहीं पे ज्योतिष का काम क्या है, स्पिरिचुअलिज्म का काम क्या है, आपके धर्म का काम क्या है और आपका खुद का काम क्या है, ये आपको समझना है। और अगर आप इसे नहीं समझते हैं, आप आंखें बंद करके अगर इस रास्ते पर चल रहे हैं और आपको पता ही नहीं आप किस रास्ते पर चल रहे हैं, और इनफैक्ट आप किसी की भी बात अगर मान लेते हैं, तो वो गलती आपकी है, वो किसी एस्ट्रोलॉजी की गलती नहीं है, किसी एस्ट्रोलॉजर की गलती नहीं है। तो वो बात हो गई कि अगर आज की डेट में टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है और हमारे हाथ में स्मार्टफोन्स हैं, तो हम स्मार्टफोन्स को गलत कह रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि भाई टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है इसलिए ये स्मार्टफोन्स की गलती है, क्योंकि हम गुलाम बन चुके हैं। एक फ़ोन का बीप बजा और हम तुरंत फ़ोन उठा करके, चाहे जितना मर्जी इंपॉर्टेंट काम हम कर रहे हैं, हम फ़ोन उठा करके देख लेते हैं। तो ये किसी भी पढ़ाई का या किसी चीज़ का फॉल्ट नहीं है, ये हमारा खुद का फॉल्ट है कि हम आंखें बंद करके चलते हैं। तो जो भगवान ने ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां आपको दी हैं, वही उस एस्ट्रोलॉजर को दी हैं जो आपके सामने बैठा है। उनको खोल करके आप लॉजिक लगाइए कि वो इंसान क्या कह रहा है, उसे समझिए और फिर इम्प्लीमेंट कीजिए अपनी लाइफ में। इसीलिए मैंने कहा था कि बाउंड्रीज होना ज़रूरी है। और मुझे लगता है कि ये शायद हम सब जानते हैं कि इस दुनिया में सबसे बड़ा गुरु भगवान श्री कृष्ण हैं, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने गीता का ज्ञान दिया, गीता का उपदेश दिया, जो कि एक प्रैक्टिकल नॉलेज है आपके जीवन को जीने के लिए। तो शायद उससे बड़ी नॉलेज कोई नहीं है। इसीलिए किसी और को अपना गुरु बनाने से पहले भगवान श्री कृष्ण को याद कीजिए और उन्हें अपना गुरु बनाइए। और मुझे ऐसा लगता है कि इसके अलावा मैं और बहुत सारी रिसर्चेज ऐसी हैं जिसको यहाँ पर अटैच करूँगी आपके लिए, ताकि आप उन्हें गो थ्रू कीजिए, आप उन्हें पढ़िए और समझिए कि एस्ट्रोलॉजी कैसे काम करती है, ज्योतिष कैसे काम करता है। कई सारी एस्ट्रोलॉजर्स की मैं बात नहीं कर रही हूँ, जो कई प्रेडिक्शन सही होती हैं, कई प्रेडिक्शंस गलत होती हैं, लेकिन देयर आर मेनी पीपल आप ये समझ के देखिए, हमारे आयुर्वेद में अगर मैं बात करूं, जो कि बहुत पुरानी पद्धति है, धनतेरस का पर्व जब हम मनाते हैं तो हम धन्वंतरी वैद्य की पूजा करते हैं, जो कि देवताओं के वैद्य थे, जो कि आयुर्वेद के वैद्य जिन्हें कहा जाता है। जो आयुर्वेद है वो सूर्य और चंद्र नाड़ी के बेसिस पर ही चलता है, सूर्य, चंद्र और सुषुम्ना नाड़ी। जो बहुत पुराने एस्ट्रोलॉजर्स या ज्योतिष गुरु हुआ करते थे, वो आपकी सूर्य और चंद्र नाड़ी को देख करके, आपकी नब्ज देख करके बता दिया करते थे कि आपकी महादशा, आपकी अंतरदशा, आपकी प्रत्यंतर दशा क्या चल रही है। क्योंकि हर एक प्लैनेट के साथ
एक एक बीमारी जुड़ी हुई है, एक ऑर्गन जुड़ा हुआ है। तो जो वात, पित्त और कफ की समस्या, खास तौर पे ये 3 जो रोग हैं, ये 3 जो समस्याएं हैं, इनका भी जुड़ाव एक एक प्लैनेट के साथ है। तो ये समझ सकते हैं आप कि सूर्य, चंद्र और जो तीनों नाड़ियां हैं ना हमारी, इनको पढ़ करके, इनको समझ करके जो ज्योतिष गुरु हुआ करते थे वो बता दिया करते, या जो वैद हुआ करते थे वो बता दिया करते थे कि आपकी महादशा, आपकी अंतरदशा क्या चल रही है। लेकिन जैसे मैंने पहले बहुत शुरुआत में इस वीडियो में कहा था कि भाई आपको समझना है कि आपको किस पर भरोसा करना है और किस पर नहीं करना है, और बिल्कुल एक वैलिड एक्सप्लेनेशन या लॉजिकल एक्सप्लेनेशन आप क्यों नहीं लेते हैं। जब कोई भी ज्योतिष, कोई भी एस्ट्रोलॉजर आपको कोई बात कहता है, आप ये कैसे मान सकते हैं कि समोसा खा लेने से आपका भाग्य चमक जाएगा, या वॉट एवर जो भी आप सुनते हैं अलग अलग लोगों से। तो जैसे मैंने कहा कि अपने ज्ञानेंद्रियों के चक्षु खोलिए और खुद समझिए, खुद से डिसाइड कीजिए, खुद से अपनी बाउंड्रीज डिसाइड कीजिए। बिकॉज अल्टीमेटली आसपास की चीज़ें गलत नहीं होती, इट इज़ अस, हम खुद से चीज़ों को मान लेते हैं सही। सो इट इज़ यू हु हैव टू डिसाइड। फ़िलहाल के लिए इतना ही, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा इफ़ आप उनसे अग्री करते हैं या डिसएग्री करते हैं, और जो भी आपके सवाल हैं वो ज़रूर बताइएगा। दीजिए इजाज़त, नमस्कार।